डॉक्यूमेंटेशन। जी, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिक्स ऑफिस में जैसे किसके क्या काम है, बैकएंड का क्या काम है, सेल्स पर्सन का क्या काम है, बैकएंड का ये अपना डिजिटल मार्केटिंग का क्या काम है। ठीक है, ये डिस्कशन हमने करना है। तो सबसे पहले हम बैकएंड से शुरू करते हैं। बताओ क्या क्या रिक्वायरमेंट है। काम से रिलेटेड सब कुछ A to Z, जो जो कन्फ्यूजन है ना सारी बताओ। कंफ्यूजन, काम करके सर रीचेकिंग ज़रूरी है, उसमें गलतियाँ हो रही हैं। मतलब कुछ काम जो करके रीचेकिंग ज़रूरी है, उसमें गलतियाँ हो रही हैं। ये तो जनरल स्टेटमेंट है। स्पेसिफिक बताओ ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। कोऑर्डिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन, डाटा रिकॉर्डिंग। ठीक है, उसमें एक एक चीज़ बताओ। ये भी जनरल स्टेटमेंट है। कोऑर्डिनेशन में किस पॉइंट पर गड़बड़ है, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली कई बार ये होता है ना, जैसे बैंकर आपसे सीधा अपडेट लेते हैं, अगर उन्हें कुछ पूछो तो वो सीधा ये बोल देते हैं मनु सर से बात हो गई है, तो फिर उस केस में ये नहीं बोलना, मतलब उतना ही वो बोल देते हैं बस, उसके बाद वो बात नहीं करते, तो उससे ज़्यादा फिर उनको बैंकर force अपडेट नहीं के किया लिए जा अपन क्या सकता। करेंगे, हर एक बैंकर का अपना एक ग्रुप बना लो, व्हाट्सएप ग्रुप, एंड आस्क एवरीबॉडी कि सब कुछ जो भी क्वेरीज है, जो भी डिसीजन है, वो उधर ग्रुप में डालें। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ इससे हो सकता है सॉल्यूशन। हाँ। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है, ये आप बनाओगे हर केस बाकी में। अगर कुछ वो आपको बताएं तो आप, मतलब मैं आपसे पूछ लूंगी कि हाँ, वो डेली बेसिस मॉर्निंग मीटिंग में हम डिस्कस कर लेंगे। बट सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम सुबह सुबह ये करेंगे, अपना सिस्टम बनाएंगे, सुबह सुबह बैठेंगे और जो भी फाइल जिस बैंक में जा रही है उस बैंक का एक ग्रुप बना लेंगे, दिल्ली वेल्थ एंड बैंक का नाम, और उनको इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे डालें। ठीक है। ग्रुप में किस किस को ऐड करना है, जैसे रिटेल का कस्टमर है या बालकिशन जिस उससे लिंक्ड है केस से, उनको ऐड कर लेना उस ग्रुप में। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि पहले इनिशियल स्टेज पे हमने बालकिशन जी को ऐड नहीं किया, लेकिन जब फिर उसी बैंक में उनसे रिलेटेड कोई केस बाद में गया तो उस समय वो ऐड हो जाने चाहिए, ऐसा ना हो कि भूल जाओ आप। ठीक है, सब केसेस में ऐड करने की जरूरत नहीं है, जो उनके केस होंगे सिर्फ उनमें। ठीक है। ठीक है, बैंकर अपडेट का खत्म। अब बताओ डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन जैसे बैलेंस शीट वगैरह, उसमें क्या देखना है क्या नहीं देखना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहती है सर। देखो, बैलेंस शीट में क्या देखना है, जब आप बैलेंस शीट पढ़ रहे हो तो बैलेंस शीट के अंदर आपने दो तीन चीजें देखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस शीट में देखने का, लोन की लिस्ट होती है उसमें, लोन डिटेल्स। हाँ, एनेक्सेस। बैलेंस शीट में लोन डिटेल्स, एनेक्सेस, सिर्फ लोन डिटेल्स। लोन डिटेल सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब लोन डिटेल के लिए सबसे पहला काम हमारा जो फर्स्ट थिंग, मैडम, आप जब सबसे पहला काम, आप जब कस्टमर को पहली बार कॉल करते हो उसका सिबिल पुल होता है। भाई डॉक्यूमेंटेशन तो सिबिल के बाद ही हम लेते हैं। सबसे पहले हम कस्टमर को समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, उसके बाद हम उसका सिबिल निकालते हैं। सिबिल निकालने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिबिल निकलते ही सबसे पहला काम, जो रनिंग लोन है सिबिल में, जितने भी लोन सिबिल में रनिंग नज़र आ रहे हैं, ठीक है, चाहे सब में ओवरड्यू है नहीं है, साफ है क्या नहीं है, अगर सिबिल में चालू है लोन, बंद नहीं हुआ है, तो उनकी अपने लिस्ट बनानी है। ठीक है, उन लिस्ट के हिसाब से जब आप चेकलिस्ट बनाओगे तो वो जो सारे लोन चल रहे हैं उनके भी पेपर मांग रहे हैं कि भी इनका सैंक्शन लेटर या स्टेटमेंट चाहिए। जिन सिबिल के अनुसार जिन लोन में डिले नजर आ रहा है, डीपीडी नजर आ रहा है, डीपीडी तो पढ़नी आ गई होंगी। ठीक है, जहाँ 1 2 5 10 15 20 60 25 कुछ भी दिन लिखे नजर आ रहे हैं, 0 लिख के आ रहा है, तो 0 की जगह जो भी एक्स्ट्रा दिन है, 1 2 दिन भी लिखा है, तो उन लोन्स के आपने एसओए मांगने हैं, स्टेटमेंट ऑफ लोन अकाउंट। ठीक है, या ट्रैक रिकॉर्ड बोलते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड। ठीक है, सिर्फ उन लोन्स के जिन लोन्स के डीपीडी नजर आ रही है सिबिल में, सिर्फ उनके ट्रैक। हाँ, सिर्फ उनके ट्रैक, या फिर एक कंपलसरी होता है बीटी लोन कर रहे हैं तो उसका ट्रैक। सभी का नहीं, जितने सभी की जरूरत नहीं है, सभी का, लेकिन सैंक्शन लेटर या रिपेमेंट शेड्यूल होना जरूरी है।
होना चाहिए। बाकी जो सिर्फ पेंडिंग जा रहा है, तो जो हम ट्रैक रिकॉर्ड अब बना रहे हैं ईएमआई वाला, वो सिर्फ हम डिले वाला बनाएंगे। अगर किसी का डिले नहीं है तो सिर्फ उसका सैंक्शन लेटर नहीं, हम हर क्या बना लें, हम हर किसी सबका केस में ही बनाए। जो आरटीआर बनाना ना हमने एक्सेल सीट वो में, सबका वो सबका बनाएंगे, चाहे पेंडिंग है चाहे नहीं है। ठीक है। ठीक है, जैसे ही केस पे हम लोग एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, किसी भी केस में हमारा एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, ये सारी कार्रवाई हम बैंकिंग बनानी है या उसके ट्रैक रिकॉर्ड बनाना है या फिर हमारा फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस होना है, वो सारा का सारा एग्रीमेंट साइन होते हैं हम लोग कर लेंगे। मतलब फाइनल हमारे पास सब सारा डेटा इस हिसाब से कैलकुलेट होना चाहिए कि बैंकर कुछ भी पूछे तो ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, ये इसका आंसर है। ठीक है। अभी हम कंफ्यूज रहते हैं कि सर वो तो ये था, वो तो ऐसा था, वो तो ऐसा था। ट्रैक रिकॉर्ड, सैंक्शन लेटर तो सबका चाहिए कंपलसरी है, जो रनिंग है सैंक्शन लेटर या रिपेमेंट शेड्यूल। अब सैंक्शन लेटर किन का जरूरी है? जिनको हम बीटी कर रहे हैं लोन, उनका कंपलसरी है। उसमें रिपेमेंट शेड्यूल दे दिए तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, बीटी वाले में सैंक्शन लेटर इम्पोर्टेंट है। सरकारी बैंकों में सारे ही लोन का सैंक्शन लेटर जरूरी है। सरकारी में? हाँ, सरकारी में। अभी नोट करने की जरूरत नहीं बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है, वो आप उसमें से रीड आउट कर लेना। ठीक है, जो क्लोज हो चुके हैं उनका भी सरकारी में? नहीं, जो चल रहे हैं, जो चल रहे हैं उन लोन्स का सैंक्शन लेटर सरकारी बैंकों में जरूरी है। जैसे बीएल है, बिजनेस लोन के सैंक्शन लेटर जनरली नहीं आते हैं, तो बिजनेस लोन के आप रिपेमेंट शेड्यूल दे दीजिए, उससे काम चला लेंगे। ठीक है, बट बिजनेस लोन के अलावा कोई भी लोन चल रहा है तो उसके आपको सैंक्शन लेटर चाहिए सरकारी बैंकों में। प्राइवेट बैंकों में जो बीटी हो रहा है उसका सैंक्शन लेटर जरूरी है, जो लोन हम टेक ओवर कर रहे हैं। ठीक है, चाहे उसका एक लोन है उसके, या एक ही लोन के ऊपर 2-3 लोन चल रहे हैं, टॉप अप लोन चल रहे हैं, सबके सैंक्शन लेटर जरूरी है। क्लियर है? यस सर। ओडी लिमिट के केस में आपने ये देखना है कि आपके पास सैंक्शन लेटर कब का आया है। ओडीए सीसी लिमिट के जो केसेस है ना, ओडी लिमिट में भी कंफ्यूजन रहता है, आप सीसी लिमिट समझ लीजिए, कैश क्रेडिट। ठीक है। कैश क्रेडिट के केस में अगर सैंक्शन लेटर हमारे पास आया है तो आपने डेट देखनी है। आज जब हमारे पास आया, आज मान लो कितनी तारीख, आज 13 मई है, 13 मई को अगर हमारे पास फाइल आई है और सैंक्शन लेटर आया है, और सीसी का सैंक्शन लेटर जो है दिसंबर 2022 का है, या जनवरी 2023 का है, या मार्च 2023 का है, ठीक है, मार्च 2023 का है, तो उसके एग्जैक्टली 1 साल बाद वो रिन्यू होना होता है, सीसी लिमिट रिन्यू होनी होती है, तो रिन्यूअल पे नया सैंक्शन लेटर निकलता है। ठीक है, तो अपडेटेड सैंक्शन लेटर चाहिए उस केस में, सेम डेट पे रिन्यू होता है। हाँ, एग्जैक्टली 1 साल बाद, 10-5 दिन आगे पीछे हो सकता है, या कई बार थोड़ा बहुत टाइम भी दे दिया जाता है, बट आइडियली 1 साल के बाद हो जाता है। तो आपने सैंक्शन लेटर मांगना है। लोन वाला मैटर, बैलेंस शीट में लोन पढ़ना है। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में नोट्स का एक कॉलम बना होता है। अगर आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे तो नोट्स का एक कॉलम बना होता है, या शेड्यूल्स का एक कॉलम बना होता है। उसमें शेड्यूल या नोट का रेफरेंस दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 या ABCD 1 XYZ जो भी लिखा हुआ है, तो हमने एनेक्चर की तरफ जाना है। अगर ABCD या पॉइंट वाइज लिखा है तो एनेक्चर चाहिए, और अगर नहीं लिखा है तो फिर हमें ये देखना है कि सेल्स की फिगर जो हमारी है, मान लो किसी की 1 करोड़ की फिगर है, 1.5 करोड़ की फिगर है, उस 1.5 करोड़ की फिगर के एवज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो भी फिगर्स 1.5 करोड़ के आसपास की फिगर वहां बैलेंस शीट में है, या 1.5 करोड़ के कंपैरिजन में 25-30% की फिगर आ रही है, ठीक है, मान लो लोन एंड एडवांसेस लिखा हुआ वहां पे। अब लोन एंड एडवांसेस का नेक्चर नहीं बना हुआ, ना रेफरेंस दिया हुआ है, लेकिन लोन एंड एडवांसेस 1.5 करोड़ की टर्नओवर है और उसके अगेंस्ट में लोन एंड एडवांसेस 50 लाख लिखे हुए हैं, तो बेसिकली 1/3 हो गया। तो उसके आपने एनेक्चर मांगना है कि इसकी ब्रेकअप दो हमें। एनेक्चर बेसिकली ब्रेकअप, कि आपने जो कंसोलिडेटेड फिगर लिखी हुई है उसका ब्रेकअप क्या है। एनेक्चर और कुछ नहीं है, इसको ब्रीफ करना है बस। हाँ, बैलेंस शीट के अंदर एक कंसोलिडेटेड फिगर लिखी होती है, कंसोलिडेट करके फिगर लिखी होती है, उस कंसोलिडेटेड फिगर को हमने उसका ब्रेकअप मांगना है, ठीक है। और
इन एनी केस जब हम सीसी लिमिट या वर्किंग कैपिटल में चाहे सिक्योर्ड है चाहे अनसिक्योर्ड है, हमारे पास कोई भी बैलेंस शीट आ रही है, उसके अंदर अगर ऑडिटेड बैलेंस शीट में अलग से आपके डेटर क्रेडिटर की लिस्ट बनी हुई है तो इट्स ओके। अगर नहीं बनी हुई है तो आप डेटर क्रेडिटर की लिस्ट मांगेंगे, प्रोविजनल के साथ भी डेटर क्रेडिटर की लिस्ट आएगी। आपके चाहे 50,000 के डेटर्स हैं तो भी दो डेटर हैं, एक ही अकेला डेटर है, या तो उसका नाम ही लिखा हुआ सीधा, कई केसेस में आपको नाम लिखा है 50,000 का है तो उसका नाम लिख दिया जी इस आदमी से लेने हैं, इस आदमी को देने हैं। लेकिन अगर नाम नहीं लिखा हुआ, सिंपल लिखा हुआ डेटर की वैल्यू 1.5 लाख रुपए, क्रेडिटर की वैल्यू 2 लाख रुपए, तो आपने उसकी लिस्ट मांगनी है 1.5 लाख किससे लेने हैं और 2 लाख किसको देने हैं। डेटर क्रेडिटर मैंडेटरी है वर्किंग कैपिटल के केस में। लैब के केस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बीएल में चाहिए। एक केस में तो आपने मना कर दिया था जब मैंने लिखा था फाइल। बेटा एक्चुअली बीएल में जब बड़े केस में जाएंगे ना, बीएल में भी कैटेगरी है। एचटीपीएल में जाओगे जो छोटे वाले बीएल होते हैं 5-10 लाख रुपए तक के जो करते हैं, उनमें अलग तरीके से कैलकुलेशन तो उनकी ऑडिटेड की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ बैलेंस शीट ऑडिटेड है वहाँ चाहिए। ऑडिटिंग बैलेंस शीट थी उसकी वजह से ऑडिट थी, कुछ और कंडीशंस नहीं होंगी। हाँ आपने बैलेंस शीट देखा था उसके बाद बोला था कि जरूरत नहीं है, तो नहीं होंगे लिस्ट, छोटे मोटे होंगे बिल्कुल ही। अब मान लो 7 करोड़ की 1.5 करोड़ की टर्नओवर है, 7 करोड़ की टर्नओवर है, उसमें मान लो 1-1.5 लाख 5 लाख रुपए की नजर आ रहे हैं, तो क्या जरूरत है? वो इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है, और बता बैंकर अपडेट के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन आपने बैलेंस शीट का बताया, बैलेंस शीट के पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा तो नहीं है कुछ, इसके अलावा तो अभी नहीं कुछ। ये कन्फ्यूजन है अभी। क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे काम हैं जिनको बोल दिया जाए तो आपने तुरंत नोट कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है। ईमेल्स करनी है, ईमेल्स देखनी है, आपको बोलना ना पड़ेगा यार ईमेल आई है। एवरी आफ्टर 10-15 मिनट यू नीड टू चेक द ईमेल्स। ठीक है। ठीक है, सारे केसेस के बैंकर से फॉलोअप लेने हैं एंड टू द पॉइंट लेने हैं। किस किस पॉइंट्स पे फॉलोअप लेना है, किस किस पॉइंट पे नहीं लेना, वो फिर मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट में एक बार समझाता हूँ। ठीक है, तू बता बेटा कोई भी टॉपिक जो आपका है जो समझ में आ रहा है, मतलब किस में क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तुझे? मुझे तो इंटरेस्ट रेट वाला पूछना था जो उस दिन पता था। वो आप एक काम करो, जैसे क्या है ना, जो ट्रेनिंग अभी तक हुई है उस ट्रेनिंग में किसी भी ट्रेनिंग पार्ट पे आपको कोई सवाल है या कुछ समझ में नहीं आया है या क्लैरिफिकेशन चाहिए, उस वीडियो को देखो, मेक योर नोट्स। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस बनाओ एंड डेली बेसिस में मॉर्निंग में डिस्कस करो। बेटर है हम एक काम कर लें कि भी, क्योंकि अपनी इच्छा से तो कुछ होता नहीं है कि हम कंपलसरी बोल दें भी कल इस टॉपिक की बात होगी, इस वीडियो को देख के आना है। क्या बोलते हो? ये बेस्ट है फिर कि सारे एक ही टॉपिक देख के आएगी तो अलग अलग क्वेश्चन हो गए सबके। क्योंकि अभी कंफ्यूजन ये भी है ना कि मैं बोल दूंगा हाँ जी देख लो, टाइम नहीं मिला जी, ये नहीं हुआ जी, तो डेली मॉर्निंग मीटिंग में सवाल हो जाएंगे जवाब। डेली मॉर्निंग। हाँ जी, और मंथली वो जो टेस्ट का बताया था वो एक बार कर लेते हैं। मंथली टेस्ट वाला कौन सा? वही वाला जो बताया, जैसे हम गूगल फॉर्म भरते हैं वो वाला कर लेते हैं, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार। ठीक है, वो कर लेते हैं। तो होता है एक्चुअली क्या है ना, या तो 10-5 एम्प्लॉय हो तो समझ में आता है, 3-4 आदमियों के साथ क्या ही करना उतनी एक्सरसाइज। वो बेटर यही रहेगा कि आप वीडियोस का एक बार बोल देते हैं कि भाई ये वीडियोस देखा हो इसकी ट्रेनिंग का, और डेली मॉर्निंग में हम लोग उनके क्वेश्चन आंसर्स का एक सेशन कर लेते हैं, 10 मिनट का 15 मिनट का जो भी है। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की कैलकुलेशन भी नहीं हो रही 2-3 मंथ से हमारी। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ में अगेन वही कहानी है ना, देयर आर 4 एम्प्लॉयज, सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। ये सेल्स में आप बैक एंड हो, आप मार्केटिंग में हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, आप हाउसकीपिंग में हो, तो फिर अगर मान लो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का मैटर किया भी जाए तो देयर इज नो कंपटीशन।
ठीक है ना। या तो बैक एंड में 2 लोग हैं, एक रिटेल है, एक MSME देख रहा है, तो उनका कंपटीशन समझ में आएगा कि कौन कितने अच्छे से काम कर रहा है, सेल्स में कौन कितना ज़्यादा धंधा कर रहा है, मार्केटिंग में कौन कितनी ज़्यादा लीड लेके आ रहा है। तो 2-2 4-4 एम्प्लॉय हो तो कंपटीशन में वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ निकालने में फिर मज़ा भी आता है। अभी अपनी अपनी फील्ड में सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो किसका क्या निकालें। तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वाला जो मैटर है उसमें फीडबैक पॉइंट को सिर्फ हम इसलिए रख लें कि भाई एक दूसरे के प्रति जो है, कोई किसी का कोई बात कहनी हो, सुननी हो और चुपचाप कहना सुनना चाहता हो तो पता लग जाए, या किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी भी मैटर में कोई प्रॉब्लम है तो वो लिख दिया जाए कि भाई कई बार नहीं डिस्कस कर पाते हैं, और जैसे आप लोग लड़कियां हो तो लड़कियां कई बार नहीं डिस्कस कर पाती हैं। तो कोई भी ऐसी बात हो, हालांकि सारी लड़कियां रह गई हैं तो वैसे तो झगड़ा होना नहीं चाहिए किसी बात पे, बट फिर भी कोई भी ऐसा पॉइंट है, कोई सजेशन देना है, कोई प्रॉब्लम बतानी है तो वो उधर लिख के बता दिया जाए। ऐसे तो आप फ्री हो, जब मर्जी जैसे मर्जी डिस्कस कर सकते हो। मैं बैठा होता हूँ, सुमन दिल्ली आती होती है, हफ्ते में 3-4 दिन तो आ ही रही है, डेली नहीं आ रही तो ठीक है। अब मान लो हम लोग बाहर हैं, सुमन नहीं आई है, मैं बाहर मीटिंग पे गया हूँ, तो बालकिशन जैसे ऑफिस में बैठा है, छोटी मोटी चीज़ें वो भी हैंडल कर सकता है। मेजर इश्यूज तो नहीं डिस्कस करने की जरूरत है, बट छोटी मोटी चीज़ें जैसे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो वहाँ पे सॉल्व हो सकती है। बट कोई मेजर इशू है, कोई प्रॉब्लम ही खड़ी हो गई है, कोई झगड़ा हो गया आपस में या कुछ और बात हो गई है, तो दे कैन दैट कैन बी। टी शर्ट का एक बार देख लेते हैं। टी शर्ट्स जो है आई थिंक फ्राइडे सैटरडे का ही कर लेते हैं। ठीक है। फ्राइडे सैटरडे ऑफिशियल अपना ड्रेसअप कम, ठीक है। बट अगेन देखो, हमने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी बड़ी मुश्किल से ये कलर वलर का सब देख दिखा के कर लिया, कलर्स नहीं मिल रहे हैं, तो वाइट ही एक कलर है हमारे पास, उसको मेंटेन करना बहुत टफ होता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए, उसको मेंटेन प्रॉपरली करें। वाइट कलर को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। और नाइस। बताओ जी। सर इसमें यही है, मेरे प्रॉब्लम की कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं समझ पा रही पूरी तरीके से क्या है। बेटा, सवाल पूछने का ना एक तरीका होना चाहिए, ठीक है। वी हैव चेकलिस्ट बनी हुई है। जब आप फर्स्ट टाइम कस्टमर से बात करते हैं तो उस चेकलिस्ट के हिसाब से सवाल पूछो। उसके अंदर ना सारे के सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं। टर्नओवर क्या है, प्रॉपर्टी क्या देना चाह रहा है, क्या लोन चल रहे हैं, कौन कौन घर में कमाने वाले हैं, पूरा मतलब कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव एक चेकलिस्ट बनी हुई है। कस्टमर क्या करता है, सब कुछ, कस्टमर का पर्सनल प्रोफाइल, उसका बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड प्रोफाइल तक, और साथ में उसकी बिजनेस से रिलेटेड डिटेल्स, प्रॉपर्टी ऑफर कर रहा है तो उसकी डिटेल्स, उसमें फ्लोर है, मकान है, दुकान है कि प्लॉट है, उसका कंप्लीट ब्यौरा उसके अंदर लिखा हुआ है। साथ के साथ उसके कितने लोन चल रहे हैं, पुरानी हिस्ट्री क्या रही है, वो सब एक चेकलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी। उसके प्रिंट आउट लो और कॉलिंग करते टाइम उसको फिल करो, मेक इट कंपल्सरी। कोई सवाल ही नहीं, कोई छूटेगा ही नहीं कोई पॉइंट। 15 दिन में 20 दिन में आपको याद हो जाएगा क्या क्या सवाल पूछने हैं। ठीक है। उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना, 1 महीना लग जाएगा ज़्यादा, वो स्लो लर्नर होगी तो। नहीं हो जाएगा। जब वो सवाल हमारे पास आ गए, डे 1 पे हमारे पास सवाल आ गए कि भाई हमने क्या क्या कस्टमर से पूछना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे हमें डिसीजन लेना होता है कि हम उसका काम करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे। नंबर 1, उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें चेकलिस्ट बनानी होती है। तो अगर 2 चीज़ हमारी हो गई, एक हमें ये पता चल गया कि हम लोन करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे,
दूसरा हमें ये पता चल गया कि उन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मतलब उससे डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगने हैं उस बातचीत के हिसाब से। तो हमारी लॉगिन की और बाद की प्रॉब्लम जो जैसे ये बता रही थी, डॉक्यूमेंटेशन में सर चेकलिस्ट में दिक्कत आती है, बैलेंस शीट को क्या पढ़ना होता है, वो आधी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और जिसको लोन चाहिए वो 5 मिनट देगा, अगर वो 5 मिनट नहीं दे रहा है और तो फिर वो तफरी मार रहा है, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है। प्रोजेक्ट लोन में तो काफ़ी लोग क्वेरी कर लेते हैं, उसके बाद फिर फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमने जो फॉर्मेट बनाया है वो भेज देते हैं, फिर सर से पूछते हैं सर उसे अपील करके कब तक देंगे, बेसिक डिटेल्स है, तो फ़ोन ही उठाना बंद कर दे रहे हैं। उसमें समस्या क्या है, वो पढ़ नहीं रहे, उसको उनको ज़्यादा दिखाई देता है बस। एक्चुअली क्या है ना, कोई भी एनालिसिस नहीं कर रहा है। अब हम जैसे उस दिन अपने क्या बोलते हैं आभार वाले दिन जो राइस मिल वाले क्या कह रहे थे, अपने ध्यान से बात सुनी उनकी। उन्होंने तो फ्रॉड वाला भी बताया था। फ्रॉड वाला भी बताया था क्या फ्रॉड वाला? कि वो वाली कंपनी में गए थे, वो ये बताए थे कि फ्रॉड नहीं बताया हमें क्या था। चाहिए वो चीज। ये आपकी हाँ, एजेंशन वही है। चीज़ है। नहीं, वही चीज नहीं होती। फ्रॉड एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। नहीं, वो पैसे पहले मांग रहे थे, कम हम्म। मांग रहे थे। नहीं, पैसे तो नहीं मांगते हैं। ये पॉइंट भी था, दूसरा मीटिंग चार्जेस नहीं लेते हैं। हैं, वो चीज नहीं दे रहे थे। हमारी बात पर सर हमारी बात, वो उनकी बात ही कहाँ सुन रहे थे, वो अपनी अपनी बात करते जा मैं रहे थे। वही कह रहा हूँ, बहुत फर्क हो गया इस चीज में। जो आप कह रहे हो, देखो शब्दों का ही हेर-फेर है सारा। जब हम किसी भी पॉइंट पे किसी मैटर में डिस्कशन करते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, तो सारा हेर-फेर ही शब्दों का है। अगर आप तकनीकी भाषा इस्तेमाल करोगे, तकनीकी भाषा मतलब जो एक्चुअल में होनी है, तो उस तरीके से कस्टमर रिस्पॉन्ड करेगा। और अगर आप कैजुअल लेगोगे चीज़ों में, जैसे आप यार दोस्तों से बात करते हो, जैसे घर परिवार में बात करते हो, प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज नहीं करोगे, तो आपका कस्टमर लूज होएगा। वो कह रहे थे कि हम गए, उन्होंने हमसे पैसे मांगे जी, सबसे पहले जाने से पहले। अब फर्क क्या है, पैसे हम भी मांगते हैं, मीटिंग चार्जेस हम लेते हैं ना। हम पहले बोलते हैं कस्टमर को कि जी इन कंडीशन में हम मीटिंग चार्जेस आपसे चार्ज करेंगे, हम क्लैरिफाई करते हैं। अगर वो जिनके यहाँ पे गए थे वो भी पहले से क्लैरिफाई कर देते कि भी आप मिलने आओगे तो हम ऐसे ऐसे चार्ज करेंगे, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये फ्रॉड नहीं था, ये बेसिकली कम्युनिकेशन गैप था उन दोनों के बीच का। उसकी अंडरस्टैंडिंग की गड़बड़ थी और उनकी समझाने की गड़बड़ थी। भाई हमारे पास प्रोडक्ट तो है नहीं, या जिनके पास वो मिलने गए थे उनके पास प्रोडक्ट तो है नहीं कोई कि भाई ये रिमोट बेच रहे हैं या मोबाइल बेच रहे हैं। हम तो टाइम बेच रहे हैं ना, तो मेरे टाइम की कुछ तो वैल्यू होगी। अब वो वैल्यू क्या होगी वो मैं डिसाइड करूंगा या वो डिसाइड करेगा जो कंसल्टेंट है, और तो कोई डिसाइड नहीं करेगा। क्लियर है ना? फ्रॉड नहीं था, कम्युनिकेशन गैप था। कम्युनिकेशन गैप था, अंडरस्टैंडिंग का इशू था जो वो क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे थे। अब उन्होंने कहा जी हम तो 3.5 करोड़ पे अड़े हुए थे जी कि हमारे 3.5 में काम चल जाएगा, लेकिन मनोज जी ने उसको बढ़ा के 5 करोड़ का तो लोन करवा दिया। ठीक है, अब 5 करोड़ का लोन करवाने के बाद भी वो कम पड़ गया जी। एक्चुअली 3.5 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट था उनका, यानी कि टोटल का पैसा चाहे बैंक से लेना हो चाहे उन्होंने लगाना हो, टोटल 3.5 करोड़ रुपए लगने थे उसमें। लोन अलग मैटर है, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट है। प्रोजेक्ट कॉस्ट 3.5 करोड़ थी। तो वो प्रोजेक्ट कॉस्ट को हमने समझाया तो वो प्रोजेक्ट कॉस्ट पहुंच गई करीबन 6.25 करोड़ रुपए। तो हमने जो उसको 5 करोड़ दिया था वो 6.25 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए दिया था। उसमें से 1.25 करोड़ उन्होंने लगाया, 5 करोड़ हमने दिया। अब वो 6.25 करोड़ लगने के बाद भी पेमेंट मतलब वो उसका अमाउंट कम पड़ गया। तो अभी पीछे उस दिन जो वो मिलने आए थे तो मुझसे पूछा था भाई कभी छोटा मोटा कोई मकान बनाया है? भाई आपने इतनी बड़ी फैक्ट्री तैयार कर ली, उससे पहले कोई छोटा मोटा मकान का कंस्ट्रक्शन किया है, रिपेयर रिनोवेशन किया है? किसी मकान में रिपेयर रिनोवेशन करते हो तो आपको पता लग जाता है, आप एस्टिमेट लेके चलते हो 2 लाख रुपए, पता लगता है 8 लाख लग गया, अभी काम पूरा नहीं हुआ। क्योंकि जिस दिन आप
शुरू करते हो उस दिन आप दो तीन चीजें देखते हो, यहाँ वॉलपेपर चेंज करा दूंगी, यहाँ टाइल लगवा दूंगी, यहाँ ये करना है, यहाँ करना, काम खत्म। बट जब काम शुरू होता है तो पता लगता है ये भी काम था, ये भी काम था, ये भी काम था, वो तो कैलकुलेट ही नहीं किया। यही समस्या प्रोजेक्ट लोन में होती है। प्रोजेक्ट लोन में अब है क्या कि गवर्नमेंट ने ऐड कर दी, या हमारे जैसे लोग भी इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई प्रोजेक्ट लोन दिलाएंगे या स्टार्टअप लोन दिलाएंगे। अब समस्या क्या आती है कि स्टार्टअप लोन दिलाएंगे, सबको पता है ऐसे स्टार्टअप दे दो, स्टार्टअप दे दो। अपना रिसर्च कुछ है, फैक्ट्री लगानी है जी, गवर्नमेंट देगी लोन, बैंक से लोन मिलेगा। अपने पैसे कितने लगाने हैं हमारे पास, हमने क्यों लगाने हैं? कोई लगाने के लिए बोलता है तो 10% लगा देंगे जी, कोई कहता है 20% लगा देंगे जी। समस्या वहां आती है। अब जो लोग, हमने एक बेसिक सा पैरामीटर है कि भाई बिल्डिंग में कितने पैसे लगने हैं, वही तो बनाया उसमें, आपने पढ़ा है ना? हाँ पढ़ा। कि बिल्डिंग में कितने पैसे लगने हैं, गवर्नमेंट के कोई अप्रूवल आने हैं उनमें कितने पैसे लगने हैं, नक्शा पास होने में और चीज़ों में कितने पैसे लगने हैं, ठीक है। मशीनरी कितने रुपए की आएगी, कौन कौन सी मशीनरी आएंगी। मशीनरी के अलावा जैसे कंस्ट्रक्शन में मान लो बिल्डिंग बना रहे हो तो भाई फिटिंग भी होनी है, बिजली की फिटिंग होनी है, मान लो सीसीटीवी कैमरे लगने हैं, कंप्यूटर लगने हैं। भाई किसी भी बिजनेस में, किसी भी फैक्ट्री में आज की डेट में कंप्यूटर तो चाहिए होते हैं। ज़्यादातर मशीनरी भी कंप्यूटर ऑपरेटेड आ रही है आज के डेट में। जो बेसिक चीजें हैं, भाई फैक्ट्री बननी है तो फैक्ट्री में बहुत सारी चीजें लगेंगी ना। सिर्फ ये थोड़ा ना है कि वहां पे रोड़ी बदर पर और सीमेंट लग गई और ईंटें आ गई और होगी फैक्ट्री तैयार। सिर्फ उनसे थोड़ी ना फैक्ट्री तैयार होगी। फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग होगी प्रॉपर। इलेक्ट्रिसिटी में भी मैं आपको बताऊं, फैक्ट्रियों की इलेक्ट्रिसिटी बहुत जबरदस्त होती है। जैसे ये राइस मिल वाले साहब ही हमें बता रहे थे कि हम सोच रहे थे 4-5 लाख रुपए में इलेक्ट्रिसिटी का काम हो जाएगा, हमारे 40 लाख रुपए लगे। तो सेफ्टी की तरह क्या करते हैं? नो नो नो, कनेक्शन में चलो। उनके खेत के बीच में जहां वो राइस मिल लगी है, पहले एक ट्रांसफार्मर था, ठीक है जी। अब वो ट्रांसफार्मर मूव करवाना है, खेत के बाहर ले जाना है, क्योंकि बीच में तो रह नहीं सकता ट्रांसफार्मर। अब तो फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री के बीच में ट्रांसफार्मर रह नहीं सकता। वो जनरल सप्लाई वाला ट्रांसफार्मर था, जो गवर्नमेंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, तो ट्रांसफार्मर कहीं साइड में शिफ्ट होना है। कह दी पहले भी हम 4 बार शिफ्ट करवा चुके थे, कभी 10,000 रिश्वत दे के काम चल जाता था, कभी 15,000 रिश्वत दे के काम चल जाता है। इस बार जैसे ही पता चला कि यहाँ फैक्ट्री लग रही है, राइस मिल लग रहा है, कितने पैसे लगे होंगे? 8 लाख रुपए लगे शिफ्ट करने का। शिफ्ट करने। 8 लाख और 1.5 महीना, पहले 10,000 और 10 दिन। कह रहे 4 बार करवा चुके थे हम शिफ्ट, क्योंकि उनकी बहुत लैंड है वहां पे। कह रहे जी हमारी लैंड पे था, कभी कभी हम इधर करवा देते थे, कभी इधर करवा देते थे, 3-4 बार करवा चुके थे शिफ्ट। 10,000 5,000 दिए किसी को, 2-4 दिन में, 5 दिन में कर जाते हैं, 10 दिन में कर जाते हैं। इस बार 1.5 महीना लगाया और 8 लाख रुपए लगे। अब ये कॉस्टिंग्स कोई नहीं ऐड करता, ये तो एक चलो इस केस में था। ऐसी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, कोई ऐड नहीं करता। अपना रिसर्च, प्रोजेक्ट लोन वाले 90% कस्टमर्स प्रोजेक्ट तो लगाना चाहते हैं, और कई ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे बहुत सारे हैं। भाई आधे में लगा दूंगा, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 5 करोड़ में लगा दूंगा, लेकिन उनके पास भी ये रिसर्च नहीं है कि भाई पैसा एग्जैक्टली किस किस हेड में लगना है। जो सेकंड मतलब ऑफ द रिकॉर्ड पैसा लगना है, कोई रिश्वत जानी है, या कोई ऐसे छुटपुट खर्चे, कैश के खर्चे, लेबर का खर्चा है, कोई चोट लग गई, कुछ हो गया। भाई लेबर को, किसी को चोट लग गई काम पे, लेबर का इंश्योरेंस तो आपने करवा नहीं रखा। किसी का हाथ टूट गया, पैर कट गया, सर फूट गया, कुछ तो कॉस्टिंग होगी इसकी। चलो मेडिकल एक्सपेंसेस आपने बेयर कर लिए, कंपनसेशन खड़ा हो गया जी, 2 लाख रुपए चाहिए, मजदूरों ने हड़ताल कर दी, काम ठप, प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा नहीं हुआ तो बैंक ने एसडीसी कर देनी है। तो ये कॉस्टिंग्स कोई नहीं ऐड करता, सब सोचते हैं हाँ ऐसे ही हो जाएगा काम। तो जब जो का आदमी
नहीं भर पा रहा है या कोई दिक्कत आ रही है तो उसको ये नहीं है कि जबरदस्ती पुश करना है, भरो 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 भरो। उसको समझाना है, सर देखो इस पॉइंट नंबर 1 में ये है, पॉइंट नंबर 2 में ये है, पॉइंट नंबर 3 में ये है, पॉइंट नंबर 4 में ये है। और वो समझा तब पाओगे जब आप खुद समझोगे। यू बिलीव यू नो एवरीथिंग बट डोंट नो। क्योंकि जो मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया कम्युनिकेशन गैप था। अगर आप कम्युनिकेशन गैप मतलब आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो और आपकी बात वो नहीं सुन पा रहा तो समथिंग इज रॉन्ग। सारे ही कस्टमर के साथ ये समस्या नहीं हो सकती। चलो 2-4 के साथ है, 50% के साथ, 70% के साथ है, 90% के साथ है, पर 100 में से 100 कस्टमर के साथ नो, इट मीन्स समथिंग इज प्रॉब्लमेटिक विद यू। आपके एंड पे कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है। नहीं, एक से तो बात हुई तो वो सीधा कहते हैं मैंने अपने सीए को दे रखा है, मैंने इनको दे रखा है। सीए मैंने थोड़ी कहा ना उसमें करेगा क्या उसको। करेंगे सीए? आपको समझना है ना कि आप कहाँ आप लगाओगे। जनरल बातें कर रहे हो, जनरल बात होगी ना ये, आपको समझना है। सर सीए क्या करेंगे आप बताइए ना, मैं बताती हूँ आपको। आई एम रेडी टू गिव यू सर्विस, मैं बताती हूँ आपको क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। नहीं तो आप मुझे फोन पे समझा दीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप एक बार आ जाते हैं, मिल लेते हैं, ऑफिस में बैठ जाते हैं, सर के साथ बैठ के मीटिंग पे कर लेते हैं इसको क्लियर, फिल कर लेंगे। आप सवाल पूछो ना कि कितना पैसा लगना है जी, भाई ईंटें कितने रुपए की आएंगी बताओ जी, कितनी ईंटें लगनी है, कितना एरिया कंस्ट्रक्शन होना है। अब ये तो वही बताएगा ना कस्टमर, मैं थोड़ी ना कैलकुलेट करूंगा कितने स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन में कितनी मंजिला बिल्डिंग बननी है, कितना सेट लगना है, कितना लोहा लगना है, कितना सरिया लगना है, कितनी टीन सेट आनी है या एंगल आने हैं, कस्टमर बताएगा। और वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन हम उसमें मांग रहे हैं, उसके अलावा तो कुछ मांग नहीं रहे। नहीं, और बताओ। बस ठीक है। ये कम्युनिकेशन गैप 100% आपके एंड पे है। आप प्रोएक्टिव सिर्फ एक तरीके से हो कि डंडा मारने में जल्दी करो सर, दे दो सर, ये कर दो जी, वो कर दो जी। सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। आपकी बातें सुन के कस्टमर को लगता है ये मेरे लिए और प्रॉब्लमेटिक खड़ी हो गई है, इनके और जवाब दो, मैं कहां से दूं लाके। यू आर नॉट प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू द कस्टमर, जबकि आपकी बेसिक जॉब सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। आप मोर और लेस, मैं अभी जो फील कर रहा हूं कुछ टाइम से, मैं टोक भी रहा हूं धीरे धीरे करके, आपकी जो बातें हैं वो मोर और लेस डिक्टेटरशिप टाइप की हो गई हैं, दैट यू आर द अथॉरिटी, तू नहीं लोन देना है। यार मीडिएटर, यार आप वहां पे समझ रहे हो, उनको कस्टमर को समझना और समझाना हमारा काम है। किस पॉइंट पे आपने गर्म होना है, किस पॉइंट पे नरम रहना है, ये डिफ्रेंसिएशन लेके आना है जरूरी। ये डिफ्रेंसिएशन नहीं आएगा और हर चीज को एक ही लेवल पे लेके चलेगी तो प्रॉब्लम रहेगी। गलत तो नहीं करो मैडम? इफ यू थिंक यू आर राइट, ओके, प्रूफ। सिर्फ चबड़ 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 बोलने से या किसी दूसरे को ना बोलने देने से या अपनी बात को ऊपर रखने से आप सिद्ध नहीं हो जाओगे कि आप ठीक हो। आपको लॉजिकली उस पॉइंट को सिद्ध करना पड़ेगा विद एविडेंस एंड विद दूसरे को कन्विंस करके। आपकी बात से दूसरा कन्विंस होना चाहिए, ना कि दबना चाहिए। चाहे हम कोलिग्स में बात कर लें या हम कस्टमर की बात कर लें या किसी और ब्रोकर की बात कर लें, सिर्फ आप यस आई एम गुड बात करने वाला हूं, टॉकेटिव हूं, या क्या बोलेंगे उसको सर, थोड़ा सा एडवांस हूं बात करने में और हम दूसरे की बात को दबा सकता हूं मैं, तो उससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन निकलेगा दूसरे को कन्विंस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपसे जूनियर है, मान लो हम अगर ऑफिस हायरार्की में देखें तो हमारे जो राजकुमारी जी हैं हमसे पोस्ट के हिसाब से जूनियर हैं, उम्र के हिसाब से ठीक है वो बड़ी है, बट पोस्ट के हिसाब से जूनियर है। रिस्पेक्ट योर जूनियर्स। कि उनको कन्विंस करना, उनको आपकी पोस्ट की समझ नहीं है, आपकी चीज़ों की समझ नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा डिफरेंस आता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है ऑफिस में काम करते हुए, किसी भी मुद्दे पे आ सकता है,
मान लो चाय बनाने के मुद्दे पे आ सकता है, सफाई के मुद्दे पे आ सकता है, टेबल साफ करने के मुद्दे पे आ सकता है, और किसी मुद्दे पे आ सकता है जो काम उन्हीं का है, लेकिन आपने समझाना है। आपको वो कन्विंस करना पड़ेगा उनको कि नहीं, टेबल ऐसे नहीं, ऐसे साफ करनी है, ना कि डंडा मार के टेबल साफ करो, ये करो, वो करो, ऐसे नहीं हुआ, नहीं ये ठीक नहीं है। मेक हिम कंफर्टेबल टू स्पीक, मेक हर कंफर्टेबल टू स्पीक, कि भी वो क्या प्रॉब्लम उसके साथ है, वो समझे, समझाए, फिर आपको उससे काम निकालना है। कम्युनिकेशन इज द मैटर। जो जैसे हमने राइस मिल वाले केस में समझाया, वो आ गए जी, पैसे मांग लिए, जाने से पहले पता होना चाहिए पैसे लगेंगे, जो हमारे केस में पता होता है। जहां हम चार्ज करते हैं साफ बोल देते हैं, हर मीटिंग पे तो हम चार्ज करते नहीं, लेकिन जहां भी चार्ज करना जरूरी है, जहां भी समझना जरूरी है, वहां पे हम डे वन पे इन्फॉर्म करते हैं। इफ पार्टी इज रेडी कि हाँ भाई हमें पैसा देना पड़ेगा, हमारी ये फीस लगेगी, तो ही मिलने जाते हैं, तो ही हम आगे बढ़ते हैं। तो कई केसेस में हमें लगता है नहीं, पैसे चार्ज की जरूरत नहीं है, तो हम वैसे बिना पैसे चार्ज किए हुए मिल लेते हैं। इट्स आवर चॉइस ना, कंपल्सन तो है नहीं। यहाँ वो सिस्टम तो है नहीं ना कि यहाँ 120 रुपए किलो आम मिल रहे हैं, दूसरी जगह 100 रुपए किलो मिल रहे हैं। ठीक है, मिल रहे हैं, सेम आम है, वो 120 दे रहा है, वो 100 रुपए दे रहा है। ये तो उसकी दुकान का ही मैटर है ना, कि किसकी दुकान कहाँ लगी है। ठीक है, क्वालिटी तो सेकेंडरी पॉइंट है कि आम की क्वालिटी क्या है, पहले तो वो कौन कहाँ है, किस पोजीशन पे कहाँ बैठा है। एक आदमी एक आम की रेडी जो है मेन रोड पे लगा रहा है, जिसको जिसको 10 तरह की पैसे देने पड़ते हैं, चाहे वो एमसीडी वालों को देने हैं, चाहे वो पुलिस को देने हैं, चाहे वो जहाँ दुकान मतलब रोड पे लगा रहा है उस पर साथ में दुकान है, उनको कुछ उनको पैसा देना है, कुछ भी करना है, तो वहाँ फ्रूट्स के रेट ज़्यादा होंगे, तेज होंगे, और वो कोशिश करेगा कि मुझे वो पैसे निकालने हैं, तो क्वालिटी फ्रूट लेके आऊँगे, क्वालिटी फ्रूट लेके आऊँगा तो महंगा बिकेगा भी। एक आदमी ने जिसमें गली में रेडी लेके घूमना है, परमानेंट ठैया है नहीं, उसके कोई पैसे लगने नहीं गई, तो वो जहाँ 120 रुपये दे रहा है वो 100 रुपये भी दे देगा, 80 भी दे देगा। फर्क वही है ना। कम्युनिकेशन इज द की, और कम्युनिकेशन में चेंजेस आपको अपडेट लाने पड़ेंगे, अदरवाइज क्या होगा कि सब कुछ ऐसा लगेगा कि ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। प्रॉब्लम्स बताओ, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इमीडिएटली लेके आओ उस प्रॉब्लम को। धीरे धीरे क्या होगा कि अपनों अब खुद भी इरिटेट होगी, दूसरों को भी इरिटेट करना शुरू कर देगी। अपन ने बेटा काम करने के लिए आए हैं, मस्ती से काम करना है। अपने अंदर अगर कुछ ऐसी बात हो रही है, जैसे मान लो कोई काम नहीं निकल रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, डोंट शेयर इट विद अदर्स। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे कैसे होगा, जनरलाइज मत कर। मैं जितनी बार दिन में अगर मान लो 2 बार भी अगर वो खोलता हूँ, आपका कैमरा खोल के चेक करता हूँ कि क्या चल रहा है, मैडम का काम कर रही है, 2 बार भी देखता हूँ तो 2 बार तो बात करती हुई नजर आती है। नहीं, काम कॉल नहीं करनी, क्यों जबरदस्ती दूसरों को तंग करना। सिट, चुपचाप बैठना, या बात करने के लिए तेरे पास राजकुमारी है, उसके साथ गप्पे मार, दूसरों को डिस्टर्ब मत कर। टी ब्रेक है, लंच ब्रेक है, कर ले उस समय जितनी बात करनी है। छोटे छोटे हमें अपने अंदर सुधार करेंगे तब समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या है। दूसरों को गलत बताना बहुत आसान है, खुद को गलत बता के दिखाओ ना।